Good morning, students. I hope you all are doing great. I'm Monica L. Awat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। लास्ट क्लास में हमने फ्रूइड के एनालिटिकल अप्रोचेस के बारे में बात की थी एंड हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, राइट? उसकी कुछ मल्टीपल क्लासेस हमने की हैं एंड वो सारे सेशंस अपलोडेड हैं यूट्यूब पे। आप उनको अच्छे से रेफर कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आज की क्लास है जिसमें हम पोस्ट फ्रोइडियन अप्रोचेस की बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे विच इज पोस्ट फ्रोइडियन अप्रोचेस। ठीक है, सो अब ये नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज उसके बाद जब आती है ना, पोस्ट समथिंग। सो यानी कि फ्रोइड के बाद जो अप्रोचेस आई उनको पोस्ट फ्रोइडन अप्रोचेस कहा गया। एंड इसको या फिर आप नियो पोस्ट को नियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, नियो फ्रोइडियन अप्रोचेस भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो आप सेम ही मतलब है उसका। ठीक है, नियो का मतलब भी होता है जस्ट आफ्टर दैट। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा, वो इसकी अप्रोच के हिसाब से मिलेगा। फ्रॉइड की जो अप्रोच थी उसको हम क्या कहते हैं? साइको एनालिटिक अप्रोच, राइट? तो एक इसकी टर्म ये भी बन सकती है कि ऐसी अप्रोचेस जो साइको एनालिटिक अप्रोच के बाद आई, तो इसलिए इसका एक और नाम बन जाता है नियो एनालिटिक। ठीक है, नियो एनालिटिक अप्रोच या अप्रोचेस, या फिर पोस्ट एनालिटिक भी बोल सकते हैं, पोस्ट वर्ड को यूज करके पोस्ट एनालिटिक अप्रोचेस। ठीक है, तो ये चारों में से कोई भी नाम आए तो आपको ये समझ जाना है कि किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या था हिस्ट्री इस चीज का कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि पहले तो फ्रूइड के साथ ही काम करते थे, राइट? फ्रूइड काफी पुराने थे इस फील्ड में एंड वो साइको एनालिटिक अप्रोच पे उन्होंने काफी लंबे टाइम तक काम किया। तो उनके साथ कुछ एक साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने उनके साथ काम किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स होने लग गए। वो फ्रूइड की बातों से थोड़ा सा डेविएट करने लग गए या उनकी अपनी भी कुछ फाइंडिंग्स आने लग गई, और फिर उन लोगों ने क्या किया, अपनी अलग से थ्योरीज देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी लोग पढ़ेंगे हम जो कि फ्रूइड के साथ ही जिन्होंने काम किया और बाद में अपनी थ्योरीज उन्होंने, अपनी अप्रोचेस उन्होंने डेवलप की। तो इसलिए कहीं ना कहीं कि कुछ एक साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज में, अप्रोचेस में हम देखेंगे कि जो फ्रूइड के कंसेप्ट थे वो भी यूज हुए हैं। ठीक, तो आई होप ये इतना बैकग्राउंड आपको क्लियर है कि कैसे फिर फ्रूइड के बाद अप्रोचेस हुई। अब बात ये आती है कि फ्रूइड के साथ जब वो काम कर रहे थे कुछ लोग, तो डिसएग्रीमेंट क्यों होने लग गया? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब हमने पिछली क्लासेस की, तो फ्रूइड का जो मेन जो पॉइंट आउट उन्होंने किया था अपनी थ्योरीज में, वो क्या था? अनकॉन्शियस माइंड को, राइट? इड को, है ना? एंड उन्होंने क्या बोला था कि टू टाइप की जो है मेजर टेंडेंसीज हैं हमारी इड में, हमारी अनकॉन्शियस माइंड में, विच आर सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज। ठीक है, एंड वही जो है हमारी पर्सनैलिटी को ड्राइव करती है, एंड उसी के बेसिस पे उन्होंने जो स्टेजेस बताई थी वो सब थी, राइट? सो अब हम देखेंगे कि क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, यानी कि क्यों लोगों को फ्रूइड के बाद थ्योरीज देने की जरूरत पड़ी। फ्रूइड ने जो बोला कि जो सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, लेकिन ये जो पोस्ट फ्रूइडियन थ्योरिस्ट आए, इन्होंने बोला कि भाई इतना भी बड़ा रोल नहीं है, दे आर वेरी लेस प्रोमिनेंट, ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। तो एक तो यहाँ पे वो डिफर कर गए। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ईगो के कंसेप्ट को जो है थोड़ा बढ़ावा दिया, एक्सपेंड किया, ईगो विच इज रिलेटेड टू अवर रियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, और साथ के साथ उन्होंने क्या किया कि कुछ ह्यूमन की क्वालिटीज को एम्फेसाइज किया कि इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती हैं जो उसके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होती हैं। किसी इंसान के कुछ एम्स हो सकते हैं, उसके लाइफ में कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, उसके कुछ
वैल्यू सिस्टम हो सकता है या उसको किसी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो सब चीजें भी इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काम आती है, ना कि सिर्फ जो इड की टेंडेंसीज हैं वो ही काम आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्रिएटिविटी हुआ, कॉम्पिटेंस हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हुई, ये सब भी ह्यूमन क्वालिटीज जो हैं किसी की पर्सनैलिटी को बनाने में यूजफुल हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेज या न्यू एनालिटिक अप्रोचेज आई थी हमारी, उन्होंने ज्यादातर इन चीजों को इंक्लूड किया था, यानी कि उन्होंने इड के रोल को थोड़ा रिड्यूस किया, ईगो के रोल को एक्सपेंड किया और एक इंसान के अंदर की जो क्वालिटीज हैं उनको एम्फेसाइज किया। ठीक है, अब आपकी बुक में जो दिए हैं न्यू एनालिटिक में साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज जो दी हैं, वो है कार्ल यूंग की, एम्स एंड एस्पिरेशंस पे बेस्ड थी इनकी, कारेन हॉर्नी की जिनकी ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड थी, एल्फ्रेड एडलर की इनकी थ्योरी बेस्ड थी लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट पे, एरिक फ्रॉम की थी ह्यूमन कंसर्न्स पे बेस्ड, एरिक एरिक्सन की थी सर्च फॉर आइडेंटिटी पे बेस्ड। ठीक है, अब ये जो नाम आप देख रहे हैं, एम्स, एस्पिरेशन, ऑप्टिमिज्म, ऑल दैट, ये इनकी थ्योरीज के नाम नहीं है। ठीक है, ये है कि किस कंसेप्ट को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, तो ये उस चीज को दर्शाते हैं यहाँ पे। एंड आप ये देखेंगे कि इन सभी थ्योरीज में कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा जो जैसे फ्रूइड के केस में इड वाली चीजों को ज्यादा बढ़ावा देने वाली बात थी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर आप ऐसा देखेंगे कि किसी इंसान के अपनी पर्सनल क्वालिटीज की यहाँ पे ज्यादा बात हो रही है। एम्स, एस्पिरेशंस क्या है किसी के, कितना ऑप्टिमिस्टिक है कोई, उसके लाइफस्टाइल इंटरेस्ट क्या है, किस टाइप के ह्यूमन कंसर्न्स रखता है, आइडेंटिटी की सर्च कैसी है उस इंसान की। तो ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कार्ल यूंग के बारे में। ओके, एंड हम आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हम इसको वहीं तक लिमिट रखेंगे जितना आपकी बुक में है, बट आपको कंसेप्चुअली चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, तो उस लेवल का मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी यहाँ पे। तो अब शुरू करते हैं कार्ल यूंग की थ्योरी के बारे में। तो कार्ल यूंग की थ्योरी जो थी, इट वाज बेस्ड ऑन एम्स एंड एस्पिरेशंस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। कार्ल यूंग जो थे वो फ्रूइड के साथ ही काम करते थे। ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट फ्रूइड को कार्ल यूंग बहुत पसंद भी थे और वो खुद भी उनको अप्रोच करते थे काफी अपने साथ काम करने के लिए। इन लोगों ने कम से कम 6 साल तक ऑलमोस्ट एक साथ काम किया। एंड जब कार्ल यूंग फ्रूइड के साथ काम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है वो लोग साइकोएनालिटिक अप्रोच पे काम कर रहे थे, है ना। अब उस पे काम करते करते अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी कर रहे थे। उस पे काम करते करते फिर उन्होंने, कार्ल यूंग ने देखा कि जो फ्रूइड इड को इतना ज्यादा बोल रहे हैं, लिबिडो एनर्जी की जो इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं, वो उतना ज्यादा स्ट्रेस देने लायक चीज नहीं है, उतना ज्यादा उस चीज को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, और भी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसा करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि कार्ल यूंग ने अपनी जो अनकॉन्शियसनेस से रिलेटेड स्टडीज थी उसमें कुछ डिफरेंट ही चीज पाई, एंड फिर वो धीरे धीरे जो है फ्रूइड से अलग हो गए। ठीक, और फिर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। अब ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया जिससे आपको थोड़ा स्टोरी टाइप में क्लियर हो कि कैसे ये फ्रूइड के साथ थे और फिर क्यों अलग हुए, ताकि फिर आपको ये भी पता चले कि इनकी थ्योरी की जो शुरुआत है वो बेसिकली कहाँ से हुई। ठीक है, अब जैसे अगर हम फ्रूइड की बात करें, फ्रूइड जो मोटी मोटी चीज थी थ्योरी में वो क्या थी, इड की बात की, लिबिडो एनर्जी की बात की। ठीक है, आपको याद होगा ना लास्ट क्लास में, पिछली 1 या 2 क्लास में हमने पढ़ा था कि इड के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज लिबिडो एनर्जी। ठीक है, एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने मैक्सिमम बातें अपनी थ्योरी में की साइकोएनालिटिक अप्रोच में। ठीक है, कार्ल यूंग क्या कर रहे थे ना, कार्ल यूंग जब फ्रूइड के साथ काम करते थे तो उस टाइम पे ये काम कर रहे थे साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस के ऊपर। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, तो मेन जो इनका फील्ड ऑफ स्टडी था वो अनकॉन्शियस को ही स्टडी कर रहे थे। और फिर अपनी स्टडीज के बेसिस पे इन्होंने पाया कि जो फ्रूइड ने लिबिडो एनर्जी के बारे में इतना ज्यादा बोला है ना, लिबिडो के नेचर के बारे में, वो उतना नहीं सही बैठ रहा उनके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला कि
ये जो है ना, इन चीजों को डी एम्फेसाइज करना चाहिए भाई, ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है, और भी चीजें हैं, वरना बाकी चीजें तो हम इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कार्ल यूंग ने इसमें क्या जोड़ दिया, और इन्होंने पहले तो बोला कि इनकी जो शुरुआत हुई वो लिबिडो एनर्जी के रोल को लेके ही हुई थी, ठीक है। और इन्होंने डी एम्फेसाइज कर दिया द रोल ऑफ सेक्सुअल टेंडेंसीज इन आवर डेवलपमेंट, ठीक है। सो वी कैन राइट ही डी एम्फेसाइज्ड the importance of sexual development, ठीक है। पहले तो इस चीज को उन्होंने डीएम्फेसाइज किया कि भाई इतना ज्यादा नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, अब ये अनकॉन्शियस पे काम कर रहे थे तभी तो इनको इन चीजों के बारे में पता चला। तो इन्होंने बोला कि जो अनकॉन्शियस है ना वो और भी वास्ट है, ठीक है, यहाँ तक सीमित नहीं है जो कि फ्रूइड ने बता दिया अनकॉन्शियस माइंड का रोल, कि बस अनकॉन्शियस में तो भाई जैसे कि इड का ही काम है और कोई रोल ही नहीं है ना। इन्होंने लेकिन अनकॉन्शियस के रोल को काफी बड़ा किया और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कलेक्टिव अनकॉन्शियस का, ठीक है। सो ही फोकस्ड ऑन कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। ये एक चीज जो बिल्कुल भी फ्रूइड के केस में मिसिंग थी, वहां बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी, वो इन्होंने दी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस नाम की भी कोई चीज है। और एक इन्होंने चीज क्या बोली इसके अलावा, कि जो आप देख सकते एम्स एंड एस्पिरेशंस की इन्होंने बात की कि हर इंसान में उसके क्या एम्स हैं, क्या एस्पिरेशंस है, इस चीज से भी उसकी पर्सनैलिटी जो है बनती है, ठीक है। सो वी कैन राइट ही सॉ ह्यूमन बींग्स guided by aims and aspirations, ठीक है। एक इंसान के एम्स एंड एस्पिरेशंस भी होते हैं, ये चीज बोली कार्ल यूंग ने, ठीक है। जबकि एम्स एंड एस्पिरेशंस की बात फ्रूइड ने बिल्कुल भी नहीं की थी। सो हम देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट चले गए थे कार्ल यूंग इनसे, एंड फिर इसी वजह से जो है इनको फ्रूइड से अलग होना पड़ा और अपनी अलग इन्होंने थ्योरी दी, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो कि कार्ल यूंग का बहुत ही महत्वपूर्ण एक फाइंडिंग थी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। अब जैसे नाम से पता चल रहा है हमें, यहाँ पे आप देखेंगे कलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा, है ना, इकट्ठा हुआ हुआ कुछ, जिसमें कि बहुत कईयों के लिए जो कोई चीज है ना, इंडिविजुअल चीज तो हो गई जो किसी एक की अपनी है, कलेक्टिव क्या हो गई जो कि सबकी हो गई। सो यहाँ पे कलेक्टिव का मतलब इन्होंने क्या बोला कि दिस इज शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स, ऐसी कोई चीज है जो कि हर इंसान शेयर करता है आपस में, ठीक है, शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स का मतलब ऑल, जितने भी पृथ्वी पे मनुष्य प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो आपस में एक ऐसी चीज है जो शेयर करते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी प्लेस से बिलोंग करता है, किसी भी लैंग्वेज को वो जानता है, किसी भी रिलीजन से, किसी भी सोशल सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, इट डजेंट मैटर, हर इंसान जो है ये चीज आपस में शेयर करते हैं, यानी कि हर इंसान के अंदर वो चीज है, ठीक है। एक ऐसी चीज है जो सबको मिली है, सबके पास है, वो कॉमन है, तो सबको मिली है, जनरेशन ऑन जनरेशन मिली है, तो ये कैसे आई है हर किसी के अंदर, थ्रू इनहेरिटेंस आई है, ठीक है। वी कैन राइट थ्रू इनहेरिटेंस। और वो चीज क्या है, वो चीज है अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। इसीलिए इसका नाम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पड़ा।
कार्ल यूंग ने बोला कि एक ऐसी अनकॉन्शियसनेस का एक ऐसा पीस जो कि हर इंसान के अंदर आया है, जनरेशंस ऑन जनरेशंस आया है, वो कहलाता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, या कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, यहाँ से दूर कहीं यूएस बैठे किसी इंसान के अंदर भी है, अफ्रीका में भी किसी के अंदर है, मिडल ईस्ट में किसी इंसान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में किसी इंसान के अंदर, हर जगह वो हर इंसान के अंदर एक ऐसा पोर्शन, ऐसी अनकॉन्शियसनेस प्रेजेंट है जो कि हम सबके पास है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये अब है क्या इसमें ऐसी चीज जो अगर हम सोचें कि भाई क्या है ऐसा जो मेरे पास भी है, सबके पास है, दिमाग में इस टाइप की क्या चीज है जो हम आपस में शेयर करते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल ही हमसे बिल्कुल डिफरेंट कोई इंसान हो जिसकी लैंग्वेज भी हमसे ना मिलती हो, हम उससे बात ही ना कर पाए, कम्युनिकेट ही ना कर पाए, समझ ही ना पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या हमारी बात उसको समझ में ना आए। तो ऐसे इंसान के साथ हम क्या शेयर कर सकते हैं, है ना? ये चीज हमें पता करनी है अभी। ठीक, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला ना कि दिस अनकॉन्शियस इज कलेक्शन ऑफ सम नॉलेज एंड इमेजरी विच एवरी पर्सन इज बॉर्न विद। ठीक है, ये एक प्रकार की कुछ एक नॉलेज होती है या कुछ ऐसी इमेजेस की फॉर्म में कुछ ऐसी पिक्चर्स हमारे दिमाग में होती हैं जो कि हर इंसान के पास होती हैं। ठीक है, और हम उसके साथ हमने बर्थ लिया होता है, पैदाइशी होती हैं ये चीजें हमारे अंदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ नॉलेज, collection of knowledge and imagery every person is born with, every person is born with। ठीक है, हर इंसान के अंदर ये चीजें भाई होती हैं। अब इन चीजों को उन्होंने नाम क्या दिया कि ये चीज क्या होती है, ये होती है आर्कीटाइप। ठीक, आर्कीटाइप्स, ये अनकॉन्शियस जो होती है ये किस फॉर्म में होती है, आर्कीटाइप्स की फॉर्म में होती है। आर्कीटाइप्स होते हैं कुछ नॉलेज, कुछ इमेजरी जो हर इंसान अपने बाय बर्थ लेके आया होता है इस दुनिया में। ठीक है, अब आर्कीटाइप्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये किसी साइन की फॉर्म में हो सकती हैं, किसी इमेज की फॉर्म में, किसी थॉट की फॉर्म में, किसी भी प्रकार से हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे कि फॉर एग्जाम्पल गॉड। ठीक है, अब गॉड, आप मानते हैं कि गॉड है कोई चीज जो कि बहुत सुप्रीम चीज है। ठीक है, आपका गॉड अलग हो सकता है लेकिन जो गॉड की एक इमेज है या गॉड का जो स्थान है वो तो सेम है, आपका हो या किसी और दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए किसी इंसान का हो जिसको आपके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपसे कभी मिला नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपके कस्टम्स के बारे में, कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन स्टिल उस इंसान के भी दिमाग में गॉड की एक कोई इमेज है, गॉड का कोई मीनिंग है कि हाँ कोई है। राइट, तो एक एग्जाम्पल हो गया गॉड का। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले मदर अर्थ। ठीक है, जैसे हर कोई इंसान है ये मानता है कि हाँ ये जो पृथ्वी है जहां हम रह रहे हैं, ठीक है, ये हमारी एक काइंड से मदर अर्थ है। ठीक है, हम अपनी अपने कल्चर के हिसाब से मदर अर्थ बोल सकते हैं, किसी और को अपने कल्चर में कुछ और बोलेंगे, लेकिन वो इसी टाइप से जो है अर्थ को ट्रीट करते हैं कि अर्थ ने हमें जो है हमें लिया हुआ है। राइट, देन अगर हम हीरो की बात करें तो आपके दिमाग में हीरो की पिक्चर क्या होगी कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत काइंड है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत पावरफुल है, जो दुश्मनों से सबकी रक्षा करता है ना? तो वो चीज हो गई एक हीरोइक पर्सनालिटी। अब ये हीरो अगर आप किसी बाहर बैठे किसी इंसान से जिसको कि आप बिल्कुल नहीं समझ सकते, जान सकते, उससे पूछोगे तो उसके भी दिमाग में हीरो की इमेज तो सेम होगी। हो सकता है हीरो की जगह उसकी लैंग्वेज में उस वर्ड को कुछ और बोलते हो, लेकिन एक पर्सनैलिटी इस टाइप की जो होगी वो एक हीरो होगा, मीनिंग सेम होगा उनके लिए। ठीक, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हर कल्चर में या हर इंसान में, ठीक है, एक्स वाई जी अर्थ पे आप हाथ रखो कहीं पे किसी भी इंसान में जो है वो सेम कंसेप्ट उनके दिमाग में आपको इस चीज को लेके मिलेंगे, ऐसा कार्ल यूंग ने कहा। एंड ये जो है कंसेप्ट, ये होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो हर इंसान के अंदर होता है, और जनरेशन ऑन जनरेशन जो है थ्रू इनहेरिटेंस, थ्रू हेरिडिटी ये पास ऑन होता है। ठीक है,
अब इन्होंने क्या किया ना, अब ये पहुंचे कैसे इन चीजों पे, इन्होंने काफी सारे ट्रेडिशंस को एक्चुअली स्टडी किया, ठीक, तब जाके इन्होंने इस टाइप के एग्जाम्पल्स निकाले। ओके, अब ये आर्किटाइप्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो ये साइंस की फॉर्म में हो सकते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साइंस, सिंबल्स और पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग that are inherited from our ancestors, that are inherited from our ancestors, ठीक है, ये बात हमने अभी सीखी है। ओके, अब इन्होंने बहुत सारे ट्रेडिशंस को स्टडी किया, ये पता लगाने के लिए कि ये जो आर्किटाइप्स हैं ये किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, तो तभी इन्होंने ये चीज फाइंड आउट की कि ये साइंस की फॉर्म में आ सकते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में, ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं ये आर्किटाइप्स होती हैं, और ये कैसे दिखेंगी, अगर आपको कहीं देखना होगा तो आज के टाइम में भी या कभी भी, तो ये कैसे एक्सप्रेस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ मिथ्स, ठीक है, किसी भी कल्चर के जाके आप अगर मिथ्स चेक करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक कॉमनैलिटी मिलेगी, ठीक है, या ड्रीम्स, है ना, या आर्ट्स, ऑल काइंड ऑफ आर्ट्स, जो भी मैनकाइंड के आर्ट्स होंगे उनको चेक करेंगे। ड्रीम्स, अब जरूर जैसे बहुत सारे आप ड्रीम्स, अगर आप ड्रीम्स के ऊपर कुछ वो पढ़ें, स्टडीज पढ़ें या कुछ बुक्स का अगर आप देखें या ऑनलाइन जाके जरा सा भी किसी एक पर्टिकुलर ड्रीम के बारे में अगर आप डालें उसका मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए फॉर एग्जांपल, तो आपको ऐसे इतने आर्टिकल्स, इतने एन नंबर ऑफ उस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोई तो हो सकती है कि कहीं बाहर के किसी देश में लिखी गई हो, फिर कहीं वो इंडिया में लिखी गई हो, कोई फाइंडिंग कहीं और के देश में लिखी होगी, तो इससे आपको पता चलेगा कि सेम टाइप के ड्रीम दुनिया के हर कोने में बैठे हुए इंसान को आ सकते हैं, राइट। तो इसके एक तो एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमने आर्किटाइप्स के क्या पढ़े थे कि जैसे हो सकता है गॉड, फिर मदर अर्थ, एंड आपका जैसे हीरो, ठीक है, एटसेट्रा, ये हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एंड ये कहाँ पे आपको एक्सप्रेस हुई मिलेंगी, दीज आर्किटेक्ट टाइप्स कैन बी फाउंड, एक और इस पे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, दीज आर्किटाइप्स, ये आर्किटाइप्स कहाँ मिलेंगे, कैन बी फाउंड इन मिथ्स, ठीक है, ड्रीम्स में, आर्ट्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, ठीक है, आप जैसे पुराने या कहीं के भी कल्चरल चीजें देखें, आर्ट्स वगैरह, है ना, स्पेशली जैसे ये यूनेस्को लिस्टेड जो पुराने मॉन्यूमेंट्स या आर्ट्स होती हैं, उन चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको बहुत जगह कॉमनैलिटीज दिखेंगी, या जो कि मैसेज सेम होगा हर किसी का कहने का, तो वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो अब आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। अब जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जैसे ये दो इंसान हैं, जस्ट पिक्चर की फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ ताकि क्लियर हो, ठीक है। अब ये सपोज कोई है इंडिया में, ठीक है, ये सपोज कोई है फॉर एग्जांपल अफ्रीका में कहीं दूर, कहीं किसी ट्राइब में फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, लैंड, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, इस इंसान का बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है आप लोग आमने सामने आओ तो बिल्कुल एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाओ कि आपको क्या चाहिए, क्या है, ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ एक ऐसा है जो आपके पास भी दिमाग में है, इसके पास भी है अपने दिमाग में, एंड वो कहाँ से मिला है, वो जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे लोग हुए हैं हमेशा से, ठीक है, जनरेशन ऑन जनरेशन इन्होंने पास ऑन किया है ये चीज, ठीक है। और ये चीज क्या है, ये चीज है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ये चीज है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो सेम होगी, ठीक है।
आपकी जो हीरो की डेफिनेशन है वही इस इंसान की हीरो की डेफिनेशन होगी, आप जो गॉड के बारे में सोचते हो वही ये इंसान गॉड के बारे में सोचेगा, ठीक है। एंड आगे भी ये ऐसे ही पास ऑन होंगी। तो इस चीज को नाम दिया गया कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का। एंड ये जो पास ऑन होती हैं चीजें, इनको इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए नाम दिया आर्कीटाइप्स का। आर्कीटाइप्स साइंस की, सिंबल्स की, पैटर्न्स की फॉर्म में हो सकती हैं आपकी थिंकिंग और आपके बिहेवियर में। एंड इसके एग्जाम्पल्स हमने सीख लिए हैं, गॉड, मदर अर्थ, हीरो, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ये इन्होंने काफी स्टडी की, कार्ल यूंग ने काफी ट्रेडिशंस को स्टडी किया एंड देन तब उन्होंने ये चीज कंफर्म की कि ये मिथ्स में, ड्रीम्स में एंड आर्ट्स में देखने को मिल सकती हैं ये चीजें। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की जो झलक है वो इन जगहों पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। आई होप ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रूइड के साइकोएनालिटिक थ्योरी से। एंड ये पूरा प्योरली कार्ल यूंग का था, ठीक है। तो अब कार्ल यूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की। उसके बाद जो नेक्स्ट बात की इन्होंने वो की पर्सनल अनकॉन्शियस की, ठीक है। मेन इनके में समझने का था कलेक्टिव अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस सिमिलरली वही चीज है जिसकी बात फ्रूइड ने की थी, ठीक है। आपको याद होगा फ्रूइड ने क्या बोला था, कुछ भी ऐसे फॉरगॉटन, रिप्रेस्ड काइंड के फीलिंग्स, थॉट्स, मेमोरीज जो होती हैं वो होती हैं हमारी अनकॉन्शियस माइंड में। सेम टू सेम कंसेप्ट ये है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इट इज जस्ट दैट इट वाज प्रेजेंट इन हिज थ्योरी एज वेल। सो वी कैन राइट फॉरगॉटन और repressed experiences, thoughts, feelings and memories, ठीक है। feelings, memories और एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब जो है पर्सनल अनकॉन्शियस में आ जाएगा। अब क्या बोला कार्ल यूंग ने कि हमें अगर एक बैलेंस बनाना है ना, तो ये पर्सनल अनकॉन्शियस और जो हमारी हमने पढ़ा था कलेक्टिव अनकॉन्शियस ना, इन दोनों को बहुत अच्छे से जो है समझना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, ठीक है। सो फॉर अचीविंग यूनिटी एंड होलनेस अ पर्सन मस्ट बी इंक्रीजिंगली इन aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious and must learn to live in harmony with it, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि जैसे अगर एक इंसान का ये है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ये है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इनके बीच, इनमें पहली बात तो एक इंसान को ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या तो मेरे पर्सनल अनकॉन्शियसनेस में पड़ा है, क्या मेरे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में पड़ा है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन, क्या विजडम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या इंफॉर्मेशन, क्या विजडम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनको यूज करना आना चाहिए एंड देन इनके बैलेंस को बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में बहुत सारे आपके चीजें पड़ी जो पुराने जमाने में हो सकता है यूजफुल हो, है ना, कि आपके लेकिन प्रेजेंट में अगर सपोज उनका कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो आप उस चीज को क्यों बाहर लेके आओगे या क्यों आप उसको अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो हैं हमें पता होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि एक गुड पर्सनैलिटी की फॉर्म में हम बन के आए। ओके, सो इसके लिए हम लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ पे, काफी एक सेकेंड, ओके, आई डोंट नो कि यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख लेते हैं ये लाइन, ठीक है। ये सेम ही लाइन लिखनी है जो अभी मैंने बताई है आपको रिगार्डिंग कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में, ठीक है। ये
CU एंड PU मैं जस्ट एब्रीविएशन के टाइप में लिख रही हूँ, आप लोग ऐसे मत लिखना क्योंकि इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट लिखना या फिर अपने लैंग्वेज में लिखना, ये मैं समझाने के लिए आपको यहाँ लिख रही हूँ। सो फॉर अचीविंग यूनिटी एंड होलनेस, a person must be increasingly aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious, and must learn to live in harmony with it. ठीक है, यही जो बात अभी हमने की कि एक इंसान को फॉर अचीविंग यूनिटी एंड होलनेस एज ए पर्सन, यानी कि एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी अच्छी क्या होती है जिसमें कि पूरा कंप्लीटली आप अच्छे से रहो, राइट। सो इन ऑर्डर टू अचीव यूनिटी एंड होलनेस एज अ पर्सन, हमें क्या होना चाहिए, हमें पूरी तरह से या काफी हाई लेवल से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या विजडम है हमारी पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में। ठीक है, पर्सनल अनकॉन्शियस में क्या पड़ा है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या पड़ा है, वो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। एंड हमें उन दोनों का आपस में हार्मनी में बैलेंस बनाना आना चाहिए, उस तरीके से रहना आना चाहिए, तब जाके एक जो है एक हेल्दी पर्सनैलिटी या फिर यू कैन से एक यूनिटी एंड होलनेस वाली पर्सनैलिटी जो है तैयार हो जाती है। ठीक है, सो अब आपने देखा कि कार्ल युंग ने बात की कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, पर्सनल अनकॉन्शियस की। ठीक है, ये तो हो गई अनकॉन्शियस के बारे में चीजें। अब एक जो तीसरी चीज थी वो थी कॉन्शियस। ठीक, तो ये तीनों चीजें जो हैं आपस में हमारी होनी चाहिए एंड इनका जो है आपस में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बस यही चीज जो है इन्होंने बात की अपनी थ्योरी में। अब हम आते हैं फाइनली कि कार्ल युंग ने थ्योरी क्या दी थी। ठीक है, अब ये थ्योरी पढ़ने में, समझने में, याद रखने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर आपने अभी तक जितना भी मैंने बोला वो आपको अच्छे से समझ आया है तो। देखो, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन्होंने जी दी, वो दी एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, फ्रूइड से ही आगे निकले हैं, एनालिटिकल को ही कंटिन्यू किया है, पर्सनल अनकॉन्शियस तो रखा ही है, एनालिटिकल साइकोलॉजी उसका नाम था इनके में। तो इन्होंने क्या बोला कि पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स विद इन द इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंसान के अंदर कुछ कंपीटिंग फोर्सेस और स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट मस्ट बी बैलेंस्ड, जिनका की बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यहां तक जो है इनकी थ्योरी की बात है। ये आगे जो दिया है वो कंपैरिजन है विद फ्रूइड, rather than between the individual and demands of society और बिटवीन द इंडिविजुअल एंड रियलिटी। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक इंसान के अंदर कुछ कंपीटिंग फोर्सेस, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका कि एक बैलेंस होना चाहिए, तब एक इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो बनती है। ना कि पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी की डिमांड्स क्या है, उनके बीच का बैलेंस कैसा है, या फिर एक इंसान की खुद की और रियलिटी की जो है क्या डिमांड्स है, उनके बीच क्या बैलेंस बना रहा है इंसान वो। क्योंकि आपको याद होगा फ्रूइड ने बात की थी सुपर ईगो की, जहाँ पे सोसाइटी के साथ बैलेंस, रूल्स रेगुलेशंस मोरालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बैलेंस बनाना होता था इंडिविजुअल को, है ना। और एक बात की थी उन्होंने ईगो की, जहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे इंसान को बैलेंस बनाना होता था अपने इड की डिजायर्स का, राइट। तो ये उसके साथ कंपैरिजन किया है कि ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि ये सब होता है, बल्कि पर्सनैलिटी वो होती है जिसके अंदर कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स का आपस में बैलेंस होता है। ठीक है, अब ये कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हम अभी तक सारा कवर कर चुके हैं
कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर जो इनके अकॉर्डिंग जो माने गए थे वो यही थे आपके, हमने जो पढ़ा कलेक्टिव अनकॉन्शियस थी, ठीक है, पर्सनल अनकॉन्शियस आ गई इंसान की, एंड इंसान की कॉन्शियस आ गई, ठीक है। कॉन्शियस तो होगा ही ना, जिसमें एम्स एंड एस्पिरेशंस की बात आ गई। ओके, तो यहाँ पे जो एम्स एंड एस्पिरेशंस की बात थी वो कहाँ से आई थी, वो तो आपके कॉन्शियस से ही आएगी, है ना, क्योंकि आप जब तक अवेयर नहीं होगे किसी चीज के, कॉन्शियस में नहीं, प्रेजेंट में वो चीज नहीं होगी, आप फुली उसके प्रति अवेकन अवेयर नहीं होगे, तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि क्या एम्स है, क्या एस्पिरेशंस है, राइट। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ये जो है इनका आपस में बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। ये आपस में बैलेंस्ड होंगी तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, दैट्स इट। ये कार्ल यूंग का कहना था कि ये जो हमारे कंपीटिंग फोर्सेस हैं, ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनका बैलेंस होता है तो एक पर्सनैलिटी बनती है, राइट। पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स विद इन द इंडिविजुअल दैट मस्ट बी बैलेंस्ड, दैट्स इट। उसके बाद आप लिख सकते हैं rather than between the individual and demands of society or between the individual and reality, ठीक है। आई होप ये कंपैरिजन भी आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये फ्रूइड के साथ किया गया है। एंड यस, आप इसको कंप्लीटली ही लिखना जब डेफिनेशन लिखनी होगी तो एग्जाम में, क्योंकि ये नियो एनालिटिक या फिर नियो और पोस्ट फ्रूइड की थ्योरी के हिसाब से हम इसको लिखेंगे, तो उसमें स्लाइटली कंपैरिजन शो होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिखना, ओके। सो अभी तक आई गेस कि इतना आपको समझ आ गया है ये कि मैं क्या बता रही थी, ठीक है। सो हमने आज कार्ल यूंग के बारे में पढ़ा, मैं इसको 1 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। फ्रूइड के बाद कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जो कि आगे उन्होंने ऐड ऑन करके कहा, वो फ्रूइड की शायद इड वाली जो चीजें थी उनसे उतना सहमत नहीं थे, तो उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, उन्होंने ईगो के कंसेप्ट को थोड़ा और एक्सपेंड किया, और उन्होंने कुछ और चीजें पिक्चर में लाई, जैसे कि एक इंसान के अंदर खुद की क्या क्वालिटीज हैं, किन चीजों को वो महत्व देता है, उसके एम्स एस्पिरेशंस क्या हैं, ये सब, ठीक। तो आज हमने न्यू एनालिटिक में पढ़ा कार्ल यूंग के बारे में। कार्ल यूंग खुद फ्रूइड के साथ ही काम करते थे, ऑलमोस्ट 6 इयर्स तक उन्होंने काम किया, और उनकी जो स्टडी का मेन जो सेंटर था वो था अनकॉन्शियस की स्टडी, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस वो स्टडी करते थे। वो पढ़ते टाइम उन्होंने देखा, उसकी स्टडी, उसके काम के टाइम पे उन्होंने देखा कि जो फ्रूइड ने लिबिडो एनर्जी के बारे में बात की है, वो जो नेचर है लिबिडो का वो उतना वास्ट नहीं हो सकता किसी की पर्सनैलिटी के फॉर्मेशन में, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे जो है वहां से अपना अलग रास्ता चुन लिया, और उन्होंने जो अनकॉन्शियस के बारे में फ्रूइड ने कहा, और जो सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज के बारे में जो फ्रूइड ने बोला कि ये सब बहुत ज्यादा पार्ट बनाते हैं किसी की पर्सनैलिटी का, उसको कार्ल यूंग ने डी एम्फेसाइज किया, यानी कि उसके रोल को कम महत्वता दी। बोला कि है बट इतना नहीं कि पूरी पर्सनैलिटी ही आपकी उसके ऑल अराउंड घूमेगी, ठीक है। उन्होंने बोला कि अनकॉन्शियस में एक और चीज आती है जिसको, जो कि एक अलग टाइप की है अनकॉन्शियस है, जिसको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम देते हैं, जो कि हर इंसान में पाई जाती है रिगार्डलेस ऑफ देयर कंट्री, देयर रिलीजन, देयर रेस, देयर लैंग्वेज, एनीथिंग, ठीक है। वो हर इंसान जो कि इस धरती पे है उसके अंदर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो है पार्ट पाया जाएगा, जो इनहेरिटेंस से हर इंसान के अंदर आता है। और वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस क्या है, उसको उन्होंने नाम दिया आर्कीटाइप्स का। आर्कीटाइप्स में कुछ साइंस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, थिंकिंग एंड बिहेविंग के, राइट, जिनके थ्रू हमें लगता है कि ये सारी चीजें हम सब में कॉमन मिलेंगी। एंड कार्ल यूंग ने काफी सारे ट्रेडिशंस को स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि ये जो आर्कीटाइप्स हैं ये मिथ्स में पाए जाते हैं किसी के, या ड्रीम्स में मिल सकते हैं, या जो आर्ट्स है मैनकाइंड की उसमें पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े, जैसे गॉड है, गॉड का कंसेप्ट, गॉड के बारे में थिंकिंग, ये सब जो है थ्रू आउट हर किसी की सेम होती है। मदर अर्थ का कंसेप्ट सेम होता है, एक हीरो की पर्सनैलिटी किस टाइप की होनी चाहिए, वो डेफिनेशन या वो कंसेप्ट सेम है सबका। तो ये चीज जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आ गई। उसके बाद
कार्ल युंग ने बात की पर्सनल अनकॉन्शियस की, जो कि सेम है बिल्कुल जो फ्रॉइड का था, कि कुछ ऐसी फॉरगॉटन या रिप्रेस्ड मेमोरीज, फीलिंग्स, थॉट्स होती हैं हमारे अनकॉन्शियस में, जो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस का पार्ट बनती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बात की कॉन्शियसनेस की, जिसमें कि हमारे एम्स एंड एस्पिरेशंस आ गए, कि हम अवेयर होते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या अचीव करना है, क्या हमारे एस्पिरेशंस है, गोल्स की तरफ हम अवेयर रहते हैं। तो ये तीन उनके बेसिकली बन गए कुछ कंपीटिंग फोर्सेस या स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एक इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। ठीक है, ये हमारे कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में किसी भी इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस होना इनका जरूरी है, दे शुड बी बैलेंस्ड, तो एक पर्सनैलिटी बन जाती है। दिस वॉज सेड बाई कार्ल यूंग। एंड साथ में इन्होंने क्या बोला, ना कि इस टाइप का बैलेंस बनाओ कि एक इंसान का, इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ बैलेंस बनाओ या रियलिटी के साथ बैलेंस बनाओ, ऐसा नहीं है। इंसान के खुद के अंदर ये जो तीन कंपोनेंट्स है बेसिकली, इनका बैलेंस होना जरूरी है, तो पर्सनैलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया है, क्लियर हुआ है। एंड if yes, then like the video, share it with your friends and subscribe to the channel if you are new here. और नेक्स्ट क्लास में हम अगली पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।